दोस्तों, मैं विजय ग्रेवाल लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहा, लेकिन मेरी किडनी फेल होने के कारण पिछले 8 साल से इस क्षेत्र से कट गया और अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहा हूँ। आज हालात ये है कि मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ, लेकिन हाल ही में मणिपुर में जो घटना घटी उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। आज मेरे दिमाग में आया कि मैं मणिपुर के बारे में श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने 3 रोज़ पहले एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है दादरी न्यूज़ एक्सप्रेस। इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट भेजें और उन्हें शेयर करने को कहें। तो दोस्तों, मैं मुद्दे पर आता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किसने भड़काई हिंसा की आग, ये सवाल है एक। तो इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर में करीब 3 महीने से हिंसा जारी है। केंद्र, राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे तो सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसके लिए दोषी हैं। मणिपुर में 3 मई को घटना की शुरुआत होती है। उस दिन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता के लिए एक मार्च निकाला था। इस मार्च के दौरान मणिपुर में जगह जगह हिंसा हुई, भड़क गई। उस दिन भड़की हिंसा की आग 2.5 महीने बाद भी शांत नहीं हो सकी है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी नहीं। सरकार अगर इस मार्च की अनुमति नहीं देती तो शायद ये आग नहीं लगती और शांति बनी रहती। हिंसा शुरू होने के अगले दिन ऐसा हुआ कि इंसानियत दम तोड़ गई, मानवीयता मर गई। 4 मई को 2 महिलाओं को नंगन करके घुमाया गया, पीटा गया। एक से सामूहिक बलात्कार किए जाने के भी आरोप हैं। हैवानियत करने वालों को पकड़ने और महिलाओं को सुरक्षा का यकीन दिलाने के बजाय घटना राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने छिपा ली। करीब 2.5 महीने बाद जब एक वीडियो वायरल होने लगा, तब दुनिया को मणिपुर में इंसानियत के मरने की खबर मिली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चेताया दोनों सरकारों को, कुछ करिए वरना हम करेंगे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यानी 79वें दिन 20 जुलाई को मणिपुर हिंसा पर चुप्पी तोड़ी। राज्य सरकार ने भी महिलाओं से दरिंदगी करने वालों को पकड़ने की सक्रियता दिखाई। एक एक कर बात को समझिए। सबसे पहले जानिए, जिस मार्च से 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई वह क्यों बुलाया गया था और सरकार ने ऐसे मार्च की अनुमति क्यों दी। सरकार गलती यहीं से कर गई। मणिपुर में मैतेई समुदाय को
अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। राज्य का जनजातीय समुदाय इसका विरोध कर रहा है। 14 अप्रैल को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि इस मांग पर कार्रवाई कीजिए और केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजिए। 3 मई का मार्च मैतेई समुदाय की मांग और कोर्ट के आदेश के विरोध में बुलाया गया था। अब सवाल उठता है कि मैतेई समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा क्यों चाहता है। देखिए, मैतेई समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग 1 दशक से भी ज़्यादा पुरानी है। 2012 में बने द शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर नाम के संगठन ने लगातार इसके लिए सरकार पर दबाव डाला। 2022 में बने मैतेई ट्राइब यूनियन ने इसके लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी। अर्जी में तर्क दिया था कि 1949 में भारत सरकार ने मणिपुर राज्य के विलय के पहले मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। विलय के बाद उनकी यह पहचान खत्म हो गई। समुदाय को बचाने, पुश्तैनी ज़मीन, परंपरा और भाषा को बचाने के लिए हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। कोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया कि वह केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजे। अब सवाल उठता है कि कुकी क्यों विरोध कर रहा है मैतेई को एसटी का दर्जा दिए जाने का। देखिए, जनजातीय समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय आबादी में भी ज़्यादा है और राजनीति में भी उसका दबदबा है। बता दें कि मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायक मैतेई हैं। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह भी मैतेई समुदाय से ही है। ऐसे में कुकी व अन्य जनजाति समुदाय को यह डर सताता है कि नौकरी, संसाधनों, सरकारी सुविधाओं सब में मैतेई समुदायों की भागीदारी बढ़ जाएगी अगर उन्हें एसटी का दर्जा मिल गया तो। कुकी समुदाय का कहना है कि जनजातीय दर्जा मिलने से पहले से ताकतवर मैतेई और मजबूत हो जाएंगे। उन्हें कुकी बहुल इलाकों में ज़मीन खरीदने और वहाँ सेटल होने का अधिकार भी मिल जाएगा। उनकी संप्रभुता के लिए खतरा हो जाएगा। अब वहाँ एक तर्क यह भी है कि मैतेई की भाषा मणिपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है। वे मुख्य रूप से हिंदू हैं। उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट या अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। इन कैटेगरी से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उन्हें पहले से ही मिल रहा है। दूसरी ओर यहाँ एक और भी है कि एक झगड़ा वहाँ वैध और अवैध नागरिक होने का भी इसका कारण बन रहा है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। सरकार मानती है कि यहाँ अवैध रूप से बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। अगस्त 2022 में सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया था। इसमें कहा गया था कि चूराचंदपुर खोपुम संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गाँव में लोगों ने अवैध रूप से बस्तियाँ बसा रखी हैं और वे अतिक्रमणकारी हैं। सरकार ने इन बस्तियों को खाली कराने का अभियान भी चलाया था। कुकी समुदाय इसे अपने ऊपर हमला मानता है। अब ये कुकी और मैतेई कौन है, क्या है? मणिपुर की आबादी करीबन 33 लाख है, जिसमें 64.6% लोग मैतेई समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 35.40% आबादी कुकी, नागा और दूसरी जनजातियों की है। राज्य में 34 जनजातियाँ रहती हैं। मैतेई समुदाय की बात करें तो इस समुदाय के लोग मणिपुर के अलावा म्यांमार और आसपास के राज्यों में भी फैले हैं। मैतेई समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। कुछ लोग सनमाही धर्म को भी मानते हैं। अब कहाँ रहते हैं मैतेई और कुकी, ये भी जानिए। वहीं कुकी समुदाय के लोग मणिपुर के अलावा
पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी फैले हैं। खासकर मणिपुर के कुकी समुदाय की जड़ म्यांमार से भी जुड़ी है। कुकी समुदाय के बहुसंख्यक लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय के ज़्यादातर लोग इम्फाल घाटी और आसपास के इलाकों में रहते हैं। यह इलाका राज्य की 10% ज़मीन तक ही सीमित है। कुकी समुदाय के लोग तमाम पहाड़ी इलाकों में फैले हुए हैं। मणिपुर का 90% इलाका पहाड़ी है। अब यह है कि मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत करीब 3 महीने पहले मई में हुई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 20 जुलाई तक हिंसा में 130 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 60,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। हिंसा में सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं। मंदिर और चर्च नष्ट कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि उपद्रवियों ने थाने और पुलिस के हथियार तक लूट लिए। इनकी बरामदगी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अब एक और कारण है बताया जा रहा है हिंसा का, वो है अफीम की खेती। तो अफीम की खेती क्या कनेक्शन है इनसे? देखिए, मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की है इकलौती वजह नहीं है। कुकी समुदाय का आरोप है कि मैतेई की अगुवाई वाली राज्य सरकार नशे के खिलाफ अभियान के नाम पर जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। आपको बता दें कि कुकी समुदाय के लोग लंबे वक्त से अफीम की खेती करते आ रहे हैं। कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया और अफीम की फसलों को नष्ट करना शुरू किया। इससे कुकी समुदाय के लोग खासे नाराज़ हो गए। मणिपुर में संघर्ष की कोई नई बात नहीं है। मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के लड़ाके दशकों से एक दूसरे की ज़मीन से लेकर धार्मिक मुद्दों पर लड़ते रहे हैं और भाजपा ने वहाँ पर हिंदू बनाम ईसाई एक अलग से लड़ाई करवा दी है। इन तीनों समुदायों का भारतीय सेना के साथ भी संघर्ष हो चुका है, लेकिन मौजूदा हिंसा सिर्फ और सिर्फ दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच की है। इस सारे मामले में सरकार का रोल क्या है? अब तक क्या करी सरकार? केंद्र सरकार मणिपुर में अब तक पैरामिलिट्री फोर्सेज के 40,000 जवानों को भेज चुकी है। पिछले महीने ही राज्य के डीजीपी पी डोंगल को हटाकर राजीव सिंह को नया डीजीपी बनाया गया था। इससे पहले मई में सीआरपीएफ के पूर्व प्रमुख कुलदीप सिंह को मणिपुर सरकार ने अपना सुरक्षा सलाहकार बनाया था। हालांकि इन सब तमाम कवायद के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिन के लिए मणिपुर दौरे पर गए थे, पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। ये था मणिपुर का संक्षिप्त हालात का एक ब्यौरा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।